नमस्कार जी, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत-बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए जिन-जिन विद्यार्थियों का इतिहास है यानी हिस्ट्री है, उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए छोटे-छोटे टॉप 10, टॉप 15 ऐसे क्वेश्चन जो है वो VBI कराएँ, जिसमें आपको पार्ट 1 जो भाग 1 आपका बुक था वो कंप्लीट कराएँ। इसके बाद भाग 2 जो थे वो उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराएँ और आज के सीरीज से शुरुआत करते हैं आपके तीसरे बुक, जिस बुक का नाम भाग 3 है और उसके पहले ही चैप्टर है उपनिवेशवाद और देहात। तो चलिए आज इस चैप्टर के लगभग आधे MCQ को देखेंगे, 15 क्वेश्चन कराएंगे। भले ही टॉप 10 लगा हुआ है लेकिन आपके 15 क्वेश्चन होंगे। शुरुआत काफी आसान प्रश्नों से है, धीरे धीरे प्रश्न जो है अच्छे लेवल पे भी आ जाएंगे। चलिए ध्यान से देखेंगे। अंग्रेजों को बढ़िया से समझिए, अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंबई क्यों दिया था? दहेज में, कर यानी टैक्स में, व्यापार में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सब जानते हो कि 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंबई क्यों दिए था भाई? तो ये दिए थे दहेज के रूप में। ठीक है, पुर्तगालियों ने बंबई जो है वो 1662 में दहेज के रूप में दिए हैं। ठीक है, कैसे हुआ था? मान के चलो ये पुर्तगाल है, ये कोई मानिए ये ब्रिटेन है। ठीक है, तो पुर्तगाल के एक राजकुमारी थी, उसका विवाह ब्रिटेन के राजकुमार के साथ हुआ था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि 1661 में ये संधि हुआ था विवाह को लेकर के, और ब्रिटेन के राजाओं को पुर्तगालियों ने भाई विवाह के रूप में, दहेज के रूप में जो है वो 1662 के आसपास किसको दिया? ब्रिटेन को। अब ब्रिटेन क्या किया कि वहां जो है उस टाइम पे भारत मान लेते हैं ये इंडिया है और इंडिया में एक हिस्सा है, मान के चलिए कि बंबई का इलाका। ठीक है, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र दोनों आते थे। तो यहाँ ब्रिटेन उस समय शासन नहीं करते थे। ठीक है, तो ये क्या हुआ भाई कि यहाँ पुर्तगालियों का कब्जा था पहले बंबई के इलाका में। तो ये बंबई जो है वो ब्रिटेन को किसने दिया? तो ये पुर्तगालियों ने दे दिया। ठीक है, अब मसला समझिएगा। ब्रिटेन की एक कंपनी भारत में राज करती थी जिसको कहते ईस्ट इंडिया कंपनी, अपना व्यापार करती थी। ध्यान सुनेंगे, ना कि उस समय ब्रिटेन के सरकार का भारत पे हुकूमत था। ठीक है, तो यहाँ मसला क्या है कि ब्रिटेन वाले को लगा कि जब हमको दहेज में बंबई मिल चुका है तो ये इलाका बंबई को ऐसे ही रखने से कोई फायदा है नहीं, तो लाओ इसको जो है वो किसी को किराए पे दे देते हैं। वो बोलते हैं ना कि लीज पे, आप सुने होंगे कि लीज पे जमीन लिए हैं 5 साल के लिए, 10 साल के एग्रीमेंट। तो उसी तरह से ये ब्रिटेन के जो शासक हैं, ब्रिटेन के राजा है, ब्रिटेन के एक कंपनी, जैसे इंडिया में बहुत सारी कंपनी है, उसमें से अलग अलग कंपनियां हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन में ऐसे बहुत सारी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, लेकिन उसमें से एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करती थी, उसको बोला कि भाई हम तुमको इंडिया के अंदर में भी एक बहुत बड़ा इलाका देंगे, काफी बढ़िया इलाका है जिसको बंबई कहते हैं, और तुमको वो देंगे साल के तुम 10 पाउंड जो है हमको सालाना तुम देना। तो ये वार्षिक 10 पाउंड के आधार पे ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के राजा जो है वो दे देते हैं। तो वो तो बात के विषय है। आपसे सिंपल क्वेश्चन आएगा, उतना नहीं समझ में आता है तो डायरेक्ट आएगा कि अंग्रेजों ने 1662 में अंग्रेजों को 1662 में पुर्तगालियों ने बंबई क्यों दिया था? तो दहेज में। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न देखेंगे। कुछ प्रश्न पे ज्यादा समय बर्बाद होगा तो आप घबराइएगा नहीं, आप चिड़चिड़ाइएगा नहीं कि सर बहुत समय लेते हैं। कुछ प्रश्न चाहते हैं कि ऐसा सेट हो जाए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, आगे भी बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उसके लिए बार बार आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्नों पे समय कम भी लेंगे। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ था? बंगाल से, अवध से, गोलकुंडा से या फिर बीदर से? कमेंट करके फटाफट से बताते चलेंगे किसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, या फिर आप अपने कॉपी में भी लिखा करिए और लास्ट में मिलाया करिए कि आप क्या लिखे, हम क्या आपको सही आंसर बताएं। ठीक है, चलिए बाकी अंग्रेजों को सुनहरा फरमान की बात कर लेंगे तो ये गोलकुंडा के क्षेत्रों से प्राप्त होता है। और एक होता है कि अंग्रेजों को दस्तक, जिसको हम पासेस बोलते हैं, ठीक है, वो कहां से प्राप्त हुए थे? तो वो फारूक शेर के द्वारा जो है वो 1717 ईस्वी में फारूक शेर के द्वारा बंगाल में दिया गया था। जब फारूक शेर का तबीयत खराब था तो अंग्रेजों ने एक डॉक्टर को भेजा और मुगल बादशाह फारूक शेर को
ठीक कराया तो अंग्रेज जो है वो एक तरह से बादशाह को एहसानमंद कर दिया, और फिर बादशाह जो है वो भी कुछ देना चाहता है, तो बादशाह से जो है वो इस तरह से अंग्रेज मांग लिया कि साल के 3,000 रुपए जो है वो हम आपको मुगल बादशाह के जो राजकोष है उसमें हम आपको जमा कराएंगे और बंगाल से फ्री में व्यापार करेंगे, कर मुक्त व्यापार, ना तो वस्तु बेचने पे कोई टैक्स देना होगा और ना तो वस्तु खरीदने पे। ठीक है, तो ये दो बातें आते हैं। यदि दस्तक की बात होते हैं, पासेस की बात होती है तो उसमें बंगाल आएगा, लेकिन अगर कहेगा कि सुनहरा फरमान की बात आएगी तो वो आएगा आपका गोलकुंडा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। बंगाल में सीआईटी सोसाइटी की स्थापना किसने की? कॉर्नवालिस ने की, डलहौजी ने किए हैं, विलियम जोन्स ने किए हैं, या फिर वारेन हेस्टिंग्स ने किए? फटाफट से बताएंगे। और इस चैनल पे अभी आप नए आए हैं, ये पहले से आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले मान के चलिए फरवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन जब तक एग्जाम आपका नहीं होता है सब्सक्राइब करके रखिए। और वीडियो यहाँ लेट आता है, कुछ और काम में हम लगे रहते हैं, तो सब्सक्राइब करके रखिए। 1-2 दिन के बाद चेक करिए, आगे वीडियो अपलोड होते हैं, उसको देखिए। यदि आपका सब्जेक्ट है, पेपर है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, म्यूजिक, जिसका जो पेपर है उसको देखा करिए, काफी लाभ इस चैनल पे मिलेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस है, इस आधार पे ही आपको बोल रहे हैं, चूंकि यहाँ सही जानकारी आपको दिए जाएंगे, सटीक तरीके से आपको चैप्टर कराए जाएंगे। ऐसे जैसे आप पढ़ के छोड़ दिए और भूल गए हैं तो सारा चैप्टर जैसे कि वीडियो देखते देखते ऑब्जेक्टिव भले ही करा रहे हैं, लेकिन पूरा जो पढ़ के भुतला गए ना, आप लोग भूल गए ना, उसको एक बार क्लियर करा देते हैं। तो इस हिसाब से आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए। बाकी बंगाल में सीआईटी सोसाइटी की स्थापना की अगर हम बात कर लेंगे तो ये विलियम जोन्स के द्वारा जो है वो की जाती है। कब की जाती है, प्रश्न ये भी आ सकता है, तो 1784 ईस्वी। दरअसल क्या है कि मान के चलिए बंगाल का इलाका जिसमें पूरा उस समय बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, बिहार के साथ झारखंड और उड़ीसा, इतने बड़े भूभाग जो है वो बंगाल के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और बंगाल में एक जगह थी कोलकाता। ठीक है, कोलकाता के अंदर में इसकी कंपनियां थी, अंग्रेजों की कारखाने हुआ करते थे, वहां अलग अलग अधिकारी वगैरह। मान के चलिए ये कोई शहर है कोलकाता और इसमें अंग्रेजों के एक कारखाना है। ठीक है, और इस कारखाने को ही जो है वो कहते हैं क्या भाई, तो इस कारखाना जो है कलकत्ता के अंदर में, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी का ये कारखाना है, इसको कहते हैं फोर्ट विलियम। क्या कहते हैं? फोर्ट विलियम। ध्यान से सुनिएगा, फोर्ट विलियम कहते हैं। और यही फोर्ट विलियम पे सिराजुद्दौला जो है अटैक कर देता है और ब्लैक होल की घटना होती है। यदि कोई बढ़िया से पढ़े होंगे तो उनको जानकारी होगा। तो कलकत्ता के अंदर में अंग्रेजों का जो व्यापारिक केंद्र है उसको फोर्ट विलियम कहते हैं। और इसी फोर्ट विलियम के अंदर में ही जो है इस सीआईटी सोसाइटी की स्थापना कौन कराता है, तो विलियम जोन्स के द्वारा जनवरी 1784 ईस्वी में कराए जाते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से कोई भी पढ़े हैं और याद रखे हैं तो समझिए कि आप टॉपर के कैटेगरी में हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन किसी भी रूप से आएगा, आपसे क्वेश्चन ना बच पाएगा, क्योंकि आप एक दायरा को कंप्लीट कर चुके हैं, एक लेवल मेंटेन कर चुके हैं। ठीक है, किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? डलहौजी को, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, या फिर लॉर्ड वेलेस्ली को? फटाफट से बताएंगे, आप चूज करिए इसमें से कौन ऑप्शन होंगे। डलहौजी की बात कर लेंगे तो डलहौजी का ही स्टेटमेंट है अवध रियासत को लेके कि यह गिलास का फल एक दिन हमारे मुंह में आकर के ही गिरेगी। और डलहौजी से 1801 में जो है वो आपका सहायक संधि भी होता है। ठीक है, और डलहौजी बोल रहे अवध से सहायक संधि होता है। आगे चल के डलहौजी का स्टेटमेंट है ये गिलास फल हमारे मुंह में आके मिलेगी। और 1856 के आसपास में जो है वो इसको ब्रिटिश राज्य में मिला भी लिया जाता है। लॉर्ड कैनिंग की बात कर लेंगे तो ये आपके कमेंट करके बताएंगे कि 1857 की जब भारत में क्रांति हो रही थी तो भारत का वायसराय कौन था? अगर आप पढ़े होंगे तो सारी चीजें आपको याद आ रहा होगा। कॉर्नवालिस की बात कर लेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो होते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1793 ईस्वी में भारत में अस्थायी बंदोबस्त की नीति लाते हैं, जिसको स्तंभरारी बंदोबस्त की नीति या फिर सूर्यास्त कानून के नाम से जाना जाता है। फिलहाल अगर सही आंसर की बात कर लेंगे तो बंगाल टाइगर लॉर्ड वेलेस्ली साहब को कहा जाता है। इनको भारत में जो है वो अधिक हरियाली पसंद नहीं थी, ये बीमारी का कारण मानते थे अधिक हरियाली, और पास पास जो मकाने बने होते थे जिससे गंदगी वगैरह ज्यादा होता था, ये चीजें इनको अच्छा नहीं लगता था। बंगाल में जिधर अंग्रेजों के कारखाने हैं, अंग्रेज के रहने की व्यवस्था है, विलियम
फोर्ट विलियम वगैरह ये सब इलाका है, उसके आसपास के दूर दूर तक इलाके जो है ये अपने समय में खाली करा दिए थे। एक तो महामारी न फैले, सुरक्षा की दृष्टि से, ठीक है, बीमारियों का प्रकोप को कम करने के लिए लोगों को खुले इलाका में दूर दूर बसाए थे, ठीक है, भीड़ भाड़ में नहीं बसाए थे। तमाम तरह की चीजें हैं। फिलहाल अगर याद रखेंगे तो वो लॉर्ड वेलेस्ली ही है जिनके समय में सहायक संधि भी की गई थी। तो सहायक संधि के प्रणेता कहे जाते हैं, बंगाल के टाइगर कहे जाते हैं, ठीक है। चलिए, और जैसे ही बंगाल से ये चले जाते हैं, फिर से लोग जो है वो गंदे गंदे बस्तियों में बसने लगते हैं, जहां तक झुग्गी झोपड़ियों में, पास पास के मकानों में, और बीमारी बहुत तेज फैल जाती है। और एक ऐसा बीमारी जिसके कारण बहुत सारे लोग बंगाल में बीमारियों से भी मर गए। जब तक वेलेस्ली थे ठीक कैले थे। सहायक संधि के प्रणेता किन्हें कहा जाता है भाई? डलहौजी को, लॉर्ड वेलेस्ली, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग। अब इसमें समय नहीं लेंगे क्योंकि पहले बता दिए कि लॉर्ड वेलेस्ली को ही सहायक संधि के प्रणेता कहे जाते हैं, ठीक है। कमेंट करके बताएंगे कि सबसे पहले सहायक संधि किस रियासतों से की गई थी। अगर ये जानकारी आपके पास में है तो बहुत बढ़िया, अगर कुछ नहीं तो कम से कम अवध रियासत जरूर याद रखेंगे। अवध रियासत से जो है 1801 में की गई थी। चलिए, कॉर्नवालिस कोड बना 1775, 1793, 1797, 1805 ईस्वी। तो कॉर्नवालिस कोड जब आप जानते हो कि 1793 ईस्वी में बंगाल के अंदर में जो है परमानेंट सेटलमेंट, यानी इसको कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त की नीति कॉर्नवालिस साहब, लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब ने की गई। इसे कॉर्नवालिस कोड कहते हैं, ठीक है। कब भाई? तो 1793 ईस्वी। भी उत्तर एकदम सही होगा। अगले बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न के साथ में। ये रहा आपके सामने काफी बढ़िया और इंपॉर्टेंट प्रश्न। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ है? 1832, 1841, 1851, 1800 आपका 53 ईस्वी। तो संथाल विद्रोह की बात कर लेंगे तो आप पढ़े होंगे 1855 और 56 के दौरान जो है वो संथाल विद्रोह होती है, ठीक है। सिद्धू मांझी और कान्हू मांझी जो है वो आपके सिद्धू मांझी और आपके कौन है? तो कान्हू मांझी जो है इसके प्रमुख लीडर हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग मारे गए, कितने लोगों की जानें चल गई, और जो बचे खुचे जो लोग थे संथाली जनजाति, उनको पकड़ करके अंग्रेजों ने उनके पैरों हाथों में बेड़ियां बांध कर करके उनको जो है एक गुलाम दासों की तरह ले जा रहे थे। और अंग्रेज खुद जो है वो घोड़े पे बैठ करके, हाथियों पे बैठ करके एकदम तंबाकू का सुट्टा लगा रहे थे एकदम मस्त से, और वो पिक्चर चित्र बनवा कर करके वो चित्र को ब्रिटेन के अखबारों में छापा गया, ताकि ब्रिटेन के लोग जाने कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है काफी पावरफुल, काफी जो है बढ़िया से हुकूमत कर रही। भारत में एक पावरफुल शक्ति के रूप में, ब्रिटेन के रूप में छवि बने, ऐसा इसलिए संथालियों को मार के, उसको पकड़ करके दर्दनाक टाइप की तस्वीरें ब्रिटेन में छापे जाते थे। यह है संथाल विद्रोह 1855-56। लेकिन यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो सारे ऑप्शन गलत होगा। इसमें आप ये नहीं करिएगा कि 1855-56 नहीं है तो लाभ है 1853 लगा देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है। जो फिक्स हुआ, जब 1857 की क्रांति 1857 में हुआ, जब प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ है, 1857 से 100 साल पहले जब बक्सर का युद्ध 1764 हुआ है, तो ये सब डेट एक वर्ष भी आगे पीछे खिसकने वाला नहीं है। नहीं रहे तो इनमें से कोई नहीं रहेगा तो वो हमारी, नहीं तो प्रश्न ही गलत है, ठीक है। चलिए अगले सवाल। ऐसे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे बच्चे ऑप्शन देखते हैं कि कुछ है ही नहीं तो लाभ है टिक लगा देते। नहीं, जो ठोस चीजें आप पढ़े हैं, जो प्रीमियम कंटेंट होता है, उस पर आप भरोसा रखिए, ठीक है। चलिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया ये बताइए? 1515 ईस्वी, 1512, 1510 या फिर 1509 ईस्वी। तो पुर्तगालियों की अगर हम बात कर लेंगे तो इन्होंने गोवा पर जो अधिकार किए हैं वो 1510 ईस्वी में। जानकारी के लिए बता दें कि 1510 ईस्वी में दक्षिण भारत में जो है वो एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति का शासन होता है, जिसका नाम क्या है भाई? तो उसका नाम है कृष्णदेवराय, ठीक है। अब ये आपको पढ़ने थे पहले ही कृष्णदेवराय जी के बारे में। विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेवराय दक्षिण भारत के काफी इंपॉर्टेंट, काफी जो है पावरफुल शासक माने जाते हैं। और ये जो है तुलुब वंश के जो है शासक माने जाते हैं। कौन वंश के? तो तुलुब वंश के शासक माने जाते हैं कृष्णदेवराय। और इनका समय काल जो है वो 1509 से लेके 1500 लगभग 29-30 के आसपास में, ठीक है। तो ये समय दक्षिण में जो है वो कृष्णदेवराय के टाइम पे रहा है। और इन्हीं के समय काल में जो है
दक्षिण में गोवा पर अधिकार 1510 में पुर्तगालियों के द्वारा कर दी जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी तेनालीराम का संबंध जो है वो इन्हीं के राज दरबार से आ जाता है कृष्णदेवराय के समय। जैसे अकबर के टाइम में बीरबल फेमस है चतुराई के मामले में, उसी तरह से दक्षिण में तेनालीराम को जानते होंगे आप लोग। ठीक है, तो वो कृष्णदेवराय के टाइम पे फेमस है। क्लियर। चलिए अगले सवाल को हम देखेंगे। काफी बढ़िया बढ़िया सवाल मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिलेगा। देखिए, अगर चीजें को सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपको, नहीं जानते होंगे तो हार्ड लगेगा, धीरे धीरे आपको आसान लगने लगेगा। एक ही चीज होता है, जिस चीज को हम नहीं जानते वो हमारे लिए बहुत भारी होता है। जिस चीज को अगर हम जान गए बाखूबी ढंग से तो वो चीज बड़ा इजी लगने लगता है। तो कम से कम जानने का प्रयास करिए। अगर आप जान जाते हैं तो यही चीज जो भारी है हल्के लगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको भाग थ्री मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो बड़ा हार्ड जैसा लगता है। हार्ड कुछ नहीं है, समझते चलना है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, वेलेस्ली या फिर बेंटिंग? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की बात कर लेंगे तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल में प्रशासनिक सुधार के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स 1772 ईस्वी में इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन, जिसको डायरेकी कहते हैं, तो इस द्वैध शासन को क्या किया था? समाप्त कर दिया था। ठीक है, बाकी लॉर्ड क्लाइव जो थे पहले बंगाल में आए थे, क्लर्क के पद पे बंगाल में आए थे, लेकिन दोबारा से जो है जिसको सिराजुद्दौला ने बंगाल पे अटैक करके फोर्ट विलियम पे और यहाँ से फाल्टा द्वीप खरीद के भगा दिया था, तो इन अंग्रेजों को बंगाल में दोबारा से स्थापित कराने का काम जो है यही क्लाइव और इसके साथ एक और व्यक्ति वाटसन थे, ये दोनों के द्वारा बंगाल में स्थापित कराए गए थे। ठीक है, अब आपको और समझा दे बात को कि बंगाल में दोबारा से अंग्रेजों को स्थापना क्लाइव कर करके जो क्लर्क के पद पे बंगाल में आए थे भारत में, तो ये तो चले गए थे 1760 ईस्वी में। ठीक है, फिर बीच में 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और इसके बाद इनकी एंट्री 1765 में होती है। तो बंगाल में दोबारा से इनके कारण ही लोग सेटल हो पाए हैं बंगाल में। तो इनको क्या किया गया? तो इनको जो है से कि आपको बताते चले, इनको बना करके भेजा गया, प्रमोशन करके गवर्नर, याद रखेंगे क्या बनाया गया? गवर्नर बनाया गया, गवर्नर। ठीक है, तो इनको बंगाल का गवर्नर, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कहा जाए तो लॉर्ड क्लाइव ही है। लेकिन इसके बाद जो है पोस्ट बदल करके और गवर्नर से गवर्नर जनरल किया गया। तो अगला जो आते हैं वो उनका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। तो प्रथम गवर्नर जनरल लगा कहेगा तो वारेन हेस्टिंग्स, खाली अगर गवर्नर कहा जाएगा तो लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। अब ये बताना है कि बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की गई। कैनिंग के समय में, वारेन हेस्टिंग्स के समय में, क्लाइव के समय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सबको बताते चले कि 1764 में जो है से कि बक्सर का युद्ध हुआ था। इसके बाद दो संधियां हुई थी, इलाहाबाद की पहली संधि और इलाहाबाद की दूसरी संधि। ठीक है, दोनों संधियां में, पहली संधि में अवध रियासत से हुआ, दूसरी संधि में मुगल बादशाह से हुआ और तमाम तरह की बातें हुई जो यहाँ पे आपको बताएंगे। तो काफी वीडियो लंबा होगा कि कैसे बंगाल से जो टैक्स होगा, बंगाल का दीवानी बादशाह से अंग्रेज ले लिया। जिस बंगाल से 1 रुपए भी नहीं जाते थे केंद्र में, वहां से अंग्रेज अब कह रहा कि हम बंगाल के इलाका से आपको साल के 26 लाख रुपया देंगे। मुगल बादशाह भी खुश हो गए, जिससे 1 रुपया फुटीकौरी नहीं आता था। बंगाल से पहले स्वतंत्र हो गया था अलीवर्दी खां के टाइम पे, अब वो बंगाल से ये हमको 26 लाख साल का देगा। तो मुगल बादशाह ने इलाहाबाद की दूसरी संधि में दे दिए इसको। ठीक है, इसके बाद जो है से कि ये बंगाल अंडर में आ गया अंग्रेजों के अंडर में। तो 1765 ईस्वी में, वही 64 के बाद 65 में जो है क्लाइव एक बार फिर से क्लर्क के पहले था, अब वो गवर्नर के पद पे आ गया, उनका प्रमोशन हो गया भारत में। तो जब वो आए तो यहाँ पे क्लाइव के द्वारा ही जो है वो द्वैध शासन यानी डायरेकी को लागू किया गया बंगाल के इलाका में। क्या था कि एक तरह से कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी तो बंगाल में हुकूमत करेगी ही, प्लस में नवाब का पद खत्म नहीं किया है कंपनी, तो यहाँ नवाब भी राज करेंगे। तो अब यहाँ की जनता पर बहुत ज्यादा टैक्स का गाज आ गया, क्योंकि वो कंपनी को भी टैक्स देगा और नवाब के भी बहुत सारे कर्मचारी है जो कह रहे हैं कि हमारा कारोबार कंप्लीट नहीं हो पा रहा, इतने पैसे ही नहीं है राजकोष में, तो वो भी जो है कुछ लगान वसूलने लगेंगे। तो जनता के ऊपर में जो है, इसको कहते हैं दोहरी शासन। जब एक ही सत्ता का संचालन दो हाथों में चला जाता है तो इसको दोहरी शासन या फिर द्वैध शासन कहते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्लाइव के टाइम में 1765 में शुरू किया गया।
और इसी व्यवस्था के कारण कहते हैं कि 1769-70 के दौरान बंगाल में लोग खेती करना ही बंद कर दिया, क्योंकि अब वो बेचारा जब भी फसल लगाते खेतों में तो उनको बीज, खाद, खल्ली, पटवन, सिंचाई के लिए कोई 1 रुपया तक देने के लिए नाम ही नहीं लेता। ना तो कंपनी तो सीधे कहता है कि मेरे पास तो दीवानी का पद है, लायबिलिटीज, जिम्मेवारी, निजामत का पद हमारे पास नहीं कि हम तुमको पैसा देंगे। निजामत का पद नवाब के पास है, नवाब से मांगो तुम खाद, खल्ली, बीज, सिंचाई जो भी करना है। नवाब कहे कि मेरे पास अब पैसा इतना आता ही नहीं है, सारा दीवानी का पद तो अंग्रेज ले गया है। तो दोनों में से कोई नहीं देता और ये लोग सूद ब्याज पे पैसे किसान ले करके खेती बाड़ी का काम करते। तो एक तो अंग्रेज वाले तहसीलने आ जाते, दूसरा नवाब के लोग तहसीलने आ जाते। उसमें भी और क्या है कि जिससे पैसे ले करके खाद खल्ली के एक्स्ट्रा माने सूद ब्याज पे जो पैसे लेके इंटरेस्ट पे लगाए हैं खेत, तो वो भी आदमी मांगने आ जाते और फिर इनको भी साल भर भरण पोषण करना है। तो ये लोग तंग आकर के खेती करना ही बंद कर दिए। कब किए थे? तो ये 1700 जो ऐसे कि 68 के आसपास है। तो 1769-70 के दौरान कहा जाता है कि बंगाल में भयंकर अकाल आ गई थी। बंगाल की 1/3 आबादी जो है वो मौत के काल के गाल में चले गए थे, मर गए 1/3 आबादी। जिधर देखो जहां तक लाशें ही दिख रही है, किसी न किसी का जनाजा उठ रहा है। ये ब्रिटेन तक इसकी निंदा हुई और उसके बाद भारत में दूसरा गवर्नर जनरल बन के आता पहले पोस्ट पे, जिसका नाम है वारेन हेस्टिंगस। और वारेन हेस्टिंगस इस द्वैत के शासन को 1772 ईस्वी में खत्म कर दिया। तो यूं तो हम आपको आज के सीरीज में 15 क्वेश्चन कराने वाले थे, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाने के कारण आज हम चलिए, तो आज 15 क्वेश्चन आपको कराने वाले थे, लेकिन सीरीज में बहुत सारी चीजें की जानकारी देते गए इसलिए वीडियो लंबा हो गया। तो 10 क्वेश्चन पे ही हम अंत करते हैं और इसके बाद अगले सीरीज में हम काफी सारे प्रश्न आपको कराएंगे। एक बार और बताना चाहते हैं, जो बच्चे अभी चैनल पर नए आए हैं, अभी भी टाइम है, तकरीबन 1 महीने से भी प्लस अभी बच रहे हैं, या 1 महीना भी अराउंड मान के चलिए आप। तो उसमें आपकी तैयारी अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, पहले से अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हैं या पढ़ लिए हैं, तो एक बार रिवीजन के तौर पे, क्योंकि आप जिस मटेरियल से पढ़े हैं, जहां से भी पढ़े होंगे, उसको दोबारा से पूरा का पूरा पढ़ना आपके लिए बोरिंग जैसा लगता है। ठीक है, अगर कोई नया मटेरियल आता है, जैसे आप सारा चीज पढ़े हैं, उसी में से आपका गाइड वगैरह में, गेस्ट पेपर में कुछ भी रहता है, लेकिन उसको आप नया खरीदते हो ना, तो कुछ दिन पढ़ने का मन करता है, उससे आपका रिवीजन हो जाता है। लेकिन पढ़े हुए चीजों को लगता है, ऐसा लगता है ना कि सब तो पढ़े हुए हैं, लेकिन प्रश्न वहीं से आगे आपसे नहीं बनते हैं। तो इसके लिए हम आपके क्या सजेशन देंगे कि हमारे द्वारा जो है वो सभी चैप्टर के एक बढ़िया एनालिसिस कर करके सबका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करके पीडीएफ तैयार किया गया है। तो लास्ट में अब तो क्लास का टाइप नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा रामबाण आपको काम करने वाला है पीडीएफ। ठीक है, ये एकदम गारंटी देते हैं कि आप जहां से जितना पढ़े होंगे उससे कुछ अच्छा ही डेटा इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा। एक चीज जिसमें अच्छी चीज पढ़ने के बाद आपका ललक बढ़ेगा और आपको और पढ़ने की इच्छा करेगा, पढ़ने के बावजूद भी। जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए वो डेटा जो है वो काफी है, उतना आप पढ़ लिए तो आपकी एग्जाम अच्छी चली जाएगी। सारे ऑब्जेक्टिव पीडीएफ जो देंगे उसमें आगे जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा पहले, ठीक है, और उसके बाद नीचे उस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव होगा। ये दोनों जो बच्चा कर लिया तो समझिए कि एक अच्छे खासे आप 1 महीने के अंदर में भी जो है वो अंक ले सकते हैं। ये पीडीएफ आपको हम देंगे कैसे, तो आप जो है लिखिए, मेरा नंबर नोट करिए, लिखिए 8825 और 376551। आप इस नंबर पे जब आप व्हाट्सएप करेंगे या कॉल करके पहले कंफर्म हो लीजिएगा कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट है, कितना रुपीज लगे। ऐसे अगर बात कर लेंगे एक साथ लीजिएगा सारे सब्जेक्ट, तो एक सब्जेक्ट का 51 रुपया लगेगा। कोई अगर व्यक्ति इंडिविजुअल कोई एक सब्जेक्ट लेता है तो उसका अब जो है वो 99 रुपया लगेंगे। वो इसलिए करें क्योंकि अब बहुत सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, पहले कंप्लीट नहीं थे तो 51 रुपया में दे देते थे, लेकिन अब कंप्लीट है, मटेरियल अच्छा भी है और ज्यादा भी है, तो ये आपको 99 रुपया में एक सब्जेक्ट, और सभी सब्जेक्ट लेंगे तो 51 रुपया के दर से ही अभी ही मिल जाएगा। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे सारे कुछ लिख के भेज दीजिएगा, अपना नाम, जिले का नाम, कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो, और आपको मुहैया करा करके पीडीएफ वगैरह आप समझा देंगे कैसे आपकी तैयारी इन 1 महीने के अंदर में भी काफी अच्छा कर लेना है। बाकी हम मिलते हैं आपसे किसी अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।